हेलो टू ऑल। कल आपने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड का पेपर दिया है 20 तारीख को, और इस बार पेपर 2 कंपैरेटिवली थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स पेपर था, तो बच्चों को ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा पेपर। ऑल द पेपर 1 वाज इजियर। तो आज हम IUQC का पेपर 2 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इस पहले क्वेश्चन में किस तरह की चीज़ें वहाँ पर पूछी गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक आप कह सकते हो एक पॉलीमर इपॉक्सी रेजिन के ऊपर बेस्ड था, एंड यू नो कि दीज इपॉक्सी कंपाउंड्स आर गुड एडिसिव्स। तो एक थ्योरी पहले इसमें दी हुई थी। अब इस थ्योरी के बेस पे यहाँ पे बताया कि दो कंपाउंड्स को मिक्स करने पर ये एक एडिसिव बनता है। एक है एपीक्लोरोहाइड्रीन एंड बिस्फेनोल ए। तो एपीक्लोरोहाइड्रीन के ऊपर पहला 1.1 वाला क्वेश्चन था, और दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल कि HOCl का अगर हम एडिशन कराएंगे इस एल्कीन पर, तो Cl और OH एंटी डायरेक्शन से ऐड होंगे, बेस एक प्रोटॉन लेगा, तो बेस प्रोटॉन लेगा, OH से O माइनस करेगा, फिर ये इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन होगी। इस तरीके से आपका एपीक्लोरोहाइड्रीन बन सकता है। तो दिस शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ M एंड दिस शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ N आफ्टर रिलीजिंग वन प्रोटॉन। तब उसके बाद इसमें बिस्फेनोल ए, इसको बताया कि बिस्फेनोल ए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक रिएक्शन बताई हुई है कि बिस्फेनोल ए में हम एसीटोन की रिएक्शन पहले पी के साथ, यानी पी का जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो पूछा है कि क्या हो सकता है। तो दिस पी शुड बी फिनोल। एसिडिक मीडियम में क्या होगा कि H+N ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, C+ बनेगा। अब ये C+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये फिनोल के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ Q and R कैन बी लाइक दिस। Then again in acidic medium you take one more molecule of phenol, तो फिर से कार्बोकेटायन बनेगा। अब ये कार्बोकेटायन अगेन फिनोल के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है। तो इस तरह से दो तरह की स्ट्रक्चर बन सकती है। तो दोनों मॉलिक्यूल से कुल मिला के 3 तरह की स्ट्रक्चर बन सकती है। STU, ठीक नहीं है। तो ओवरऑल वी कैन गेट 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हियर। यू कैन पुट दिस CS3 here। तो यहाँ पर उसके बाद में एक चीज कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स आर पॉसिबल, और केवल एक आइसोमर ऐसा है जिसका इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं होगी। तो दैट आइसोमर शुड बी जहाँ पर इस जो सेंट्रल कार्बन पे जो OH है दोनों पैरा पोजीशन पे हो, वो उस तरह का एक स्ट्रक्चर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम एसीटोन की जगह डिफरेंट एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं, तो उनका कहने का मतलब यहाँ पर ये हो सकता है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये बिस्फेनोल की जो स्ट्रक्चर है उसमें आप इसको एक इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो बिस्फेनोल के स्ट्रक्चर को। और उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट 5V ऑब्टेन्ड व्हेन 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ एपीक्लोरोहाइड्रीन। अब देखिए 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ एपीक्लोरोहाइड्रीन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस। तो ऐसे केस में क्या होगा कि बेसिक मीडियम में ये जो बिस्फेनोल है अगेन प्रोटॉन रिलीज करेगा, O- बनेंगे। O- जो है इस SN2 रिएक्शन दिखाएगा, यहाँ पर क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, इस तरह से इपॉक्सी ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। फिर से जो 2 इक्विवेलेंट्स हैं तो अगेन जो सेकंड साइड से O- है वो अगेन वो सिमिलर टाइप की रिएक्शन दिखाएगा, O- अटैक करेगा, और इस तरह की आपकी वीक की स्ट्रक्चर होनी चाहिए। ये हम तब बात कर रहे हैं जब आपका 1:2 का रेशियो है, जहां पर 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ एपीक्लोरोहाइड्रीन है। इन्होंने दूसरा कहा है कि अगर एपीक्लोरोहाइड्रीन 2 इक्विवेलेंट से कम हो, सपोज हम 2:3 का रेशियो लें, तो उस केस में मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल पहले बिस्फेनोल का 2 मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ गया, अगेन 1 मॉलिक्यूल बिस्फेनोल का 1 मॉलिक्यूल इपॉक्साइड से जुड़ गया, क्योंकि हम मान रहे हैं कि 2:3 का रेशियो है। अब क्या होंगे, दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर लेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि जो सेकंड वाला ये जो मॉलिक्यूल है बिस्फेनोल में, जहां पर ऑक्साइड आयन है, दिस ऑक्साइड आयन विल अटैक एज SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में फिर वो कॉर्नर वाले CH2 पे अटैक करेगा, तो कॉर्नर वाले CH2 पे अटैक करेगा तो ये O- बनेगा, तो ये पूरा मॉलिक्यूल इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब सॉल्यूशन में चूंकि वाटर भी है, ये जो एल्कोक्साइड यहाँ पे बना, ये सॉल्यूशन से प्रोटॉन लेके OH ग्रुप बना देगा।
तो अगर हम ये देखें तो ओवरऑल 2:3 के रेशियो में इस तरह का प्रोडक्ट मिल सकता है। तो ये W की आपकी इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि ये जो W आपका बना है इसमें किस तरह के इंटरेक्शंस पॉसिबल हैं। अब देखिए इसमें OH ग्रुप्स हैं पर कोई आयनिक बॉन्ड तो इसमें होगा नहीं, तो लेकिन ऑर्गेनिक पार्ट भी है तो वैंडरवाल फोर्सेस भी होंगे इसमें, OH ग्रुप की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस भी इसमें होंगे। तो आई थिंक इसमें हम B, C, D ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जो टोटल क्वेश्चन 20 मार्क्स का था, क्वेश्चन थोड़ा इतना डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पॉलीमर्स को थोड़ा ढंग से देखा होता और इपॉक्सी रोजिन को पढ़ा हुआ होता तो शायद इतना डिफिकल्ट नहीं होता। फोर्थ वाले पार्ट में जो मैंने ऊपर मैकेनिज्म मेंशन की है उसी को यहाँ पर थोड़ा मेंशन किया हुआ है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर हम आइसोटोपिक इफेक्ट देखें, जैसे यहाँ पर जो ये क्लोरो प्रोडक्ट है तो इसमें ये जो पहले वाले पार्ट में हमने यहाँ पर इसको अटैक कराया है, तो यहाँ पर ये इन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर हम यहाँ पर कार्बन 13 लेंगे तो ये प्रूव कर पाएंगे कि अटैक इधर नहीं हो रहा, इपॉक्सी पे नहीं हो रहा, क्लोरीन वाले पार्ट पे हो रहा है। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू हम प्रूव कर पाएंगे कि जो एल्कोक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन है, ये कौन से कार्बन पे अटैक कर रहा है। इस मैकेनिज्म के थ्रू हम ये प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो यू कैन ड्रॉ दैट मैकेनिज्म हेयर। अच्छा, अब इसमें एक बात ये कर रहे हैं कि अगर हम कुछ बाई प्रोडक्ट्स देखें तो बाई प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन डिस्क्राइब 1.3, 1 and 2। तो अगर हम देखें कि जब एक पॉसिबिलिटीज ये हो गई कि एक मॉलिक्यूल बिस्फेनॉल ने इस पे अटैक कर दिया, और अब हम देखें कि पॉसिबिलिटीज और क्या हो सकती है। तो पॉसिबिलिटीज यही हो सकती थी कि ये कोई इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर लेता कि ये जो एल्कोक्साइड आयन है वही अटैक कर देता है, एल्कोक्साइड आयन ही। और इस एल्कोक्साइड आयन, देखो पहला स्टेप ये हो गया, अब इस एल्कोक्साइड आयन ने ही क्या किया, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर दी। तो इस O- ने यहाँ पे अटैक कर दिया और CHO- बना दिया इस तरीके से। देन दिस एल्कोक्साइड आयन ये सेकेंड मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है क्योंकि रेशियो 1:2 का था, तो इसने यहाँ पे अटैक करके कुछ इस तरह का जो है आप कह सकते हैं कि इपॉक्साइड बना है। आई थॉट इन दैट वे, लेट अस सी कि क्या सॉल्यूशन इसका आता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। उसके बाद इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में इन्होंने ये कहा है कि ये जो इपॉक्सी रेजिन है दे कैन आल्सो रिएक्ट विथ डाइएमीन्स। तो डाइएमीन के साथ इसकी रिएक्शन को दिखाने की कोशिश करी है। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि draw the structure of the product formed in the following reactions carried out in polar protic solvent। V जो हमने वो बनाया था इपॉक्सी रेजिन रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ इथाइलिन डायमीन। तो अब एक्सेस ऑफ इथाइलिन डायमीन में हम ये देख सकते हैं कि ये जो NH2 ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, तो ये यहाँ पर CH2 पे अटैक करके यहाँ पर चूंकि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, O-OH में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर से रिएक्शन हो गई। और उसके बाद में सेम बात यहां पर भी है कि वो अटैक इस साइड से भी हो सकता है। तो ये हम मान रहे हैं कि जब आपके पास में एक्सेस में है आपका इथाइलिन डायमीन, राइट। दूसरी एक पॉसिबिलिटीज है कि जब हम ये कहें कि इथाइलिन डायमीन जो है वो एक्सेस में नहीं है बल्कि जो इपॉक्सी रेजिन है वो एक्सेस में है। तो अगर इपॉक्सी रेजिन एक्सेस में है तो उस केस में क्या होगा कि चूंकि नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन है तो एक साइड से इपॉक्सी रेजिन नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, या नाइट्रोजन कहें कि SN2 रिएक्शन करेगा, वो दूसरी साइड से एक और इपॉक्सी रेजिन भी उस तरह से रिएक्शन करेगा। सिमिलरली ये जो NH2 ग्रुप दूसरा बच गया वो भी 2 आप कह सकते हो कि इपॉक्सी रेजिन से रिएक्शन कर सकता है।
तो इस तरीके से हमको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर मिल सकता है। और एक लार्जर अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो लार्जर स्ट्रक्चर इस तरह का बन सकता है। आप लोग थोड़ा पोज करके इस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। एक लार्जर डायग्राम आपका इस तरह का बन सकता है। अगर इस लार्जर डायग्राम को देखें तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल ये हो गया है और हार्ड सब्सटेंस हो जाएगा ये, और इसीलिए हम दोनों को एक साथ मिक्स करके नहीं रखते हैं, क्योंकि जिसे मिक्स करेंगे उसी वक्त ये हार्डनेस अचीव करता है। तो अब आपसे पूछा है कि भाई इसकी जो स्ट्रक्चर बनी है इसमें आप क्या क्या टिक करना चाहो, तो ये फ्लेक्सिबल तो नहीं होगा। इन्होंने मेंशन किया था कि चार्ज स्पीसीज है, तो हो सकता है कि एसिडिक मीडियम में हो रहा हो, नाइट्रोजन पर H+ जोड़ के चार्ज स्पीसीज में छोड़ा हुआ हो, या O- के फॉर्म में इसको छोड़ा हो, O- और NH+ के फॉर्म में। तो उस केस में आप कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग हो सकता है और गेन इन टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकता है। ये दोनों चीजें इसमें हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हम 2 को टिक कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये कह रहा है इपॉक्सी रेजिन जो इस तरह का बनते हैं इसमें पोलर ग्रुप्स हैं, OH ग्रुप्स पे हैं। तो जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलर सरफेसेज होंगे, या जिन सरफेसेज में ऑलरेडी OH ग्रुप्स होंगे, ऑक्सीजन्स होंगे, उनके साथ एडिसिव टेंडेंसी ज़्यादा होगी, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके साथ टेंडेंसी नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि 1.5 का आंसर 2, 3 एंड 4 होना चाहिए। तो दिस आर द आंसर अकॉर्डिंग टू मी फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन जो उतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, पर इट क्वेश्चन इज नॉट सो मच डिफिकल्ट। तो थोड़ी देर बाद में हम क्वेश्चन 2 भी डिस्कस करेंगे।